आप सभी अगर रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भरे हैं तो आपको ये चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग लगातार शाम में 7 बजे वीडियो देता रहेगा। लगभग जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, और ये वीडियो नंबर होने वाला है तीसरा, जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए तीसरा नंबर का वीडियो है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा, कभी वन लाइनर, कभी MCQ, कभी आपको फैक्ट थ्योरी वाला। तो आपको सभी प्रकार से मैं आपके मजबूती प्रदान करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कंटिन्यू शेयर कर सकते हैं सारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जितने भी आप लोग कैंडिडेट हैं। चलिए आज की इस तीसरा वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं आप सभी के बीच में। कहता है भोर कमेटी कब बनी थी। देखिए भोर कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 1943 में। ठीक है, बनी तो थी 1943 में, लेकिन यह अपनी रिपोर्ट कब सौंपा, भोर कमेटी ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो भोर कमेटी अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात होगी तो 1946 में। तो आप लोग को दिमाग में रखना है, अगर पूछे कि भोर कमेटी कब बनी थी तो 1943, पूछे कि यह अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुति की तो ये अपनी रिपोर्ट 1946 में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है CHEB की फुल फॉर्म क्या होता है। CHEB की फुल फॉर्म, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको जैसे फुल फॉर्म दे देगा और इस फुल फॉर्म में कहेगा H का मीनिंग बताइए क्या होगा, E का मीनिंग बताइए क्या होगा, या B का मतलब बताइए क्या होगा। तो इस प्रकार से एक एक वर्ड का मीनिंग भी पूछ लेता है कि बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो जैसे CHEB का फुल फॉर्म हम जानते हैं सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो होता है। तो CHEB में अगर E का मीनिंग पूछेगा तो E मतलब एजुकेशन, B मतलब ब्यूरो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो CHEB के जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने आयाम होते हैं। देखिए हेल्थ का डायमेंशन बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना, आयाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली WHO के अनुसार हेल्थ के जो महत्वपूर्ण आयाम है वो अपन बेसिकली 3 है। कौन कौन है, एक तो है आपका फिजिकल, एक है आपका मेंटल और एक है आपका सोशल। ये 3 आयाम जो है हेल्थ के होते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। तो मैंने 3 बता दिया, फिजिकल, मेंटल और सोशल। ये 3 जो है आपके आयाम महत्वपूर्ण आयाम है। तो बाकी जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, आर्थिक इकोनॉमिकल आयाम जो है WHO के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ओके, आगे है डिजीज कॉजेशन। ठीक है ना, डिजीज कॉजेशन से संबंधित थ्योरी कौन सी है। तो डिजीज कॉजेशन से संबंधित जो थ्योरी है वो अपन थ्योरी है कंटेगन थ्योरी। ठीक है ना, कौन सा, कंटेजियन थ्योरी। कंटेजियन थ्योरी जो होता है यह डिजीज कॉजेशन से संबंधित थ्योरी है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। रोग से शुरुआती अवस्था में रोकना किस प्रकार की रोकथाम है। देखिए अगर किसी को रोग हो जाए लेकिन रोग हो जाने के लिए हम अगर होने के बाद अगर जो प्रयास करते हैं तो वो अपनाता है सेकेंडरी में। ठीक है, रोग होने से पहले अगर हम रोकथाम के प्रयास करते हैं तो प्राइमरी में आएगा। ठीक है, जहाँ पे रोग हुआ नहीं है, अभी रोग होने से पहले ही हम रोग के बचने के लिए रोकथाम के उपाय करते हैं तो प्राइमरी में आएगा। लेकिन रोग हो चुका है, देखिए रोग के शुरुआती अवस्था में मतलब रोग हो चुका है, तो रोग होने के बाद अगर हम कोई उपाय करते हैं तो सेकेंडरी में आएगा। और टर्शियरी जो होता है, तृतीयक स्तर का जो देखभाल होता है, यहाँ पे रोग गंभीर होता है या रोग कभी छूटने वाला ही नहीं होता है। बस टर्शियरी में हम जीवन को बेहतर जीने के लिए हम सपोर्ट करते हैं टर्शियरी में। जैसे कोई अगर विकलांग हो चुका है तो विकलांगता को तो पूर्ण तरीक़ा से ठीक कर नहीं सकते हैं, तो उसको हम सपोर्ट करके उसके जीवन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो टर्शियरी में यही होता है, समझ गए। आगे का क्वेश्चन है हेल्थ प्लानिंग में क्या आवश्यक है, यानी स्वास्थ्य के नियोजन में प्लानिंग करने में क्या आवश्यक है। कर्मचारी बिल्कुल, धन बिल्कुल, सामग्री बिल्कुल, उपरोक्त सभी। तो हेल्थ प्लानिंग करने के लिए कर्मचारी स्टाफ भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे सामान भी चाहिए। तो इसलिए सब के सब सही हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज किस स्तर की स्वास्थ्य सेवा में आता है। तो मेडिकल कॉलेज किस तरह के स्वास्थ्य स्तर में आता है, स्वास्थ्य सेवा के स्तर में आता है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक। देखिए तो जो मेडिकल कॉलेज होता है हम लोग जानते हैं प्राथमिक कौन सा होता है, जिला अस्पताल जो होता है, कम्युनिटी होता है, ये सब द्वितीयक स्तर का होता है। ठीक है, तृतीयक स्तर में जितने भी मेडिकल कॉलेज है ये सब तृतीयक स्तर में आता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको करके रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे क्वेश्चन है, कहता है कि पीएचसी के बाद अगला संस्थान कौन सा होता है। तो सब लोग जानते हैं पीएचसी के बाद जो है आपका सीएचसी होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है सब सेंटर, सब सेंटर के बाद पीएचसी, पीएचसी के बाद सीएचसी और सीएचसी के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ या सब डिविजनल हॉस्पिटल, ठीक है ना। पीएचसी में कौन सी सेवाएं मिलती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर समान उपचार, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, ये तीनों चीज़ जो है मिलता है, इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है ग्रामीण पोषण शिक्षा कहाँ दी जाती है। तो ग्रामीण पोषण शिक्षा, ठीक है ना, ग्रामीण पोषण शिक्षा कहाँ दी जाती है। पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता तो मुझे लगता है अगर नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन लॉजिक से भी आप सही कर सकते हैं। कैसे। तो ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे नज़दीक तो पीएचसी ही होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ग्रामीण पोषण शिक्षण कहाँ दी जाएगी। तो हम एक रिलेट कर लेंगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे नज़दीक, सबसे अटैच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो यही अपन राइट आंसर होगा। इसके बाद सीएचसी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है टाइप ए पीएचसी का डिलीवरी लोड क्या है। तो टाइप ए के पीएचसी का जो डिलीवरी लोड होता है 20 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर टाइप बी के एपीएचएस, ठीक है ना, ए ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए, कुछ लोग नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूँ। कहता है टाइप ए पीएचसी डिलीवरी लोड क्या होता है। टाइप ए पीएचसी डिलीवरी लोड कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे मिनिमम महीने में अगर 20 से कम डिलीवरी हो रहा है जिस पीएचसी सेंटर पर, उसे टाइप ए पीएचसी बोलते हैं, ठीक है। और टाइप बी पीएचसी का मतलब होता है कि जहाँ 20 से, ठीक है ना, जहाँ 20 से जो है क्या हो, अधिक हो, क्या हो, 20 से अगर अधिक डिलीवरी महीना में हो रहा है तो उसे टाइप बी पीएचसी के अंदर हम लोग रखते हैं। टाइप ए पीएचसी होता है जहाँ पे 20 से कम जो है महीने में डिलीवरी की संख्या होती है। बात समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन है, पीएचसी किस जनसंख्या पर स्थापित होता है। तो सबको ही पता है पीएचसी की जनसंख्या हाईएस्ट की बात करेगा तो 20 से लेकर 30,000 की जनसंख्या पर ये जो है स्थापित होता है। 30,000 मैदानी और 20,000 पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे सीएचसी। तो सीएचसी भी सबको पता है कि 80,000 से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या पर होता है। बात समझ गए। तो इसमें 1-20 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके। आगे है शुद्ध जल की आपूर्ति किसका कार्य है। तो शुद्ध जल की आपूर्ति आप लोग को पता है पीएचसी, पीडब्ल्यूडी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पंचायत। तो आप लोग को पता है कि जो भी जल की आपूर्ति होती है वह वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है जहाँ से किया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। अर्थो देख लीजिए, यहाँ पे अर्थो देख लीजिए, अर्थोटोलिडीन टेस्ट। अर्थोटोलिडीन टेस्ट किसके लिए होता है। तो अर्थोटोलिडीन टेस्ट क्लोरीन जांच के लिए होता है, ठीक है ना। अर्थोटोलिडीन टेस्ट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि क्लोरीन जांच के लिए अर्थोटोलिडीन जो है टेस्ट होता है क्लोरीन के जांच के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का सेवन क्यों जरूरी है। तो भाई स्वच्छ जल का सेवन क्यों जरूरी है आप खुद समझिए कि जल ही जीवन है, जल पर ही आधारित आपके जीवन के आधा बीमारी होता है। तो जल स्वच्छ अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, बीमारी बहुत सारा होगा। तो बीमारियों से बचाव के लिए जल की स्वच्छता काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। आगे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज में क्या शामिल है। तो डिटर्मिनेंट यानी निर्धारण, रोगों के निर्धारण में क्या शामिल है। तो रोगों को निर्धारण कौन कौन करता है पता होना चाहिए। कारण, इलाज, लक्षण, दवाएं। ये 4 में से डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज में शामिल कॉज होता है कारण, जिसके कारण हम बीमारी को निर्धारण करते हैं कि हाँ इस कमी के कारण, इस चीज़ के कारण, उस चीज़ के कारण बीमारी हो रहा है, होता है। तो बेसिकली कारण जो है निर्धारित करता है बीमारी को, ठीक है ना। तो ये कारण जो है डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज होता है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के घटक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एजेंट भी होता है, होस्ट भी होता है, इन्वायरमेंट भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के घटक में, ठीक है। आगे है लिंग अनुपात का अर्थ क्या है। तो देखिए लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, ठीक है। इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। मान गए अगर किसी
किसी मतलब राज्य की जनसंख्या वहाँ पे महिला पर 1000 पुरुष पर, यानी 1000 पुरुष की जनसंख्या है और महिला की जनसंख्या अगर मैं बता दूं कि 1000 जो है मैं बता दूं 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं की लिंगानुपात क्या होगा, बेहतर माना जाएगा। उस राज्य की लिंगानुपात क्या होगा, बेहतर होगा। अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कम है तो वहाँ का लिंगानुपात जो है कम माना जाएगा, खराब माना जाएगा। तो लिंगानुपात बेसिकली पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को बताया जाता है, ठीक है ना। आगे है 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के जनसंख्या के अनुसार, तो सिक्किम सबसे कम जो है जनसंख्या वाला राज्य बना था। जनसंख्या वृद्धि अधिक कब होती है, तो जनसंख्या वृद्धि अधिक जो है हर 10 सालों में जो है वृद्धि जो है करता रहता है। ऐसे तो पर ईयर जो है आपको ये वृद्धि होता ही है, लेकिन 10 सालों में हर 10 पर जो है जनसंख्या का जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब जनसंख्या का पता लगाने के लिए हर एक 10 सालों पर जो है किया जाता है, समझ गए ना। भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में हुई, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे है पहली आर्थिक जनगणना कब हुई, यानी पहली आर्थिक जनगणना, आर्थिक जनगणना कहने का मतलब है कि आर्थिक आधार पर जनगणना की गई कि कितने गरीब, कितने अमीर, कितने मीडियम है, इस आधार पर 1951 में, ठीक है। और ये मतलब पहली आर्थिक जनगणना यही बेस्ट जनगणना है, इससे पता चलेगा कोई गरीब है तो उसको कैसे मदद किया जाए, ठीक है ना, कितने गरीब है, कितने अमीर है, कितने मीडियम है, समझ गए। जन्म पंजीकरण अधिनियम अनुसार कितने दिनों में पंजीकरण जरूरी होता है, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म के लगभग 21 दिनों के अंदर उसका जन्म पंजीकरण होना जरूरी होता है, बात समझ लीजिए। इसी प्रकार से 2015-16 में सबसे कम जन्म दर किस राज्य का था, यानी 2015 से 16 के अकॉर्डिंग सबसे कम जन्म दर वाला, यानी उस स्टेट में सबसे कम जो है बच्चा उस साल जन्म लिया तो वो था अपना केरल, ठीक है ना। जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले किससे मिलता है, तो जन्म प्रमाण पत्र भाई जाहिर सी बात है जिसका बच्चा होगा उसी को मिलेगा, तो माता पिता को मिलता है। कौन सा टीका आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, तो ये सबको पता है, बीसीजी का टीका, बात समझ रहे हैं ना। आगे है सेंट्रल बर्थ यानी केंद्रीय जन्म और मृत्यु अधिनियम कब आया, तो केंद्रीय जन्म और मृत्यु निबंधन अधिनियम जो है 1969 में आया, जिसके तहत ये तय किया गया कि 21 दिन के अंदर जो है जन्म के पंजीकरण करना आवश्यक होगा, ओके। BMWM बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में येलो बैग किसके लिए होता है, सब लोग जानते हैं येलो बैग ह्यूमन बॉडी साथ में संक्रमित जो स्वेब होता है उसको जो है इसमें डाला जाता है, तो एनाटोमिकल बेस्ड राइट आंसर होगा। आगे है ह्यूमन एनाटोमिकल बेस्ड का रंग कोड क्या है, अभी मैंने बताया येलो होगा, बात को समझ लीजिए। आगे है डिस्पोजल बोतल का डिस्पोजल बोतल, ठीक है, वह ट्यूबिंग किस बैग में डाला जाता है, तो जितने भी डिस्पोजल बोतल होता है, ट्यूब होता है प्लास्टिक का, वो सब हम लोग रेड बिन में डालते हैं, ठीक है। सॉइल ड्रेसिंग सामग्री किस रंग में डालते हैं, सॉइल्ड ड्रेसिंग सामग्री किस रंग में हम लोग डालते हैं, तो रेड वाला, ठीक है। इन्फेक्टेड ग्लोव किस बैग में डालते हैं, तो जो भी इन्फेक्टेड ग्लोव्स है उसको हम लोग डालते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है एक्सपायर्ड मेडिसिन कहाँ जाती है, तो जितने भी दवाई के रैपर सूखे चीज़ होते हैं वो एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह उसको हम जो है ब्लैक वाला में जाने देते हैं, बात समझ लीजिए। आगे है नीडल को किस कंटेनर में डालते हैं, तो नीडल जितने भी नुकीला शार्प वाला होता है उसको हम जो है वाइट वाला में जो है क्या करते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी अस्पताल से जनित संक्रमण नहीं है, वाउंड इन्फेक्शन, निमोनिया, प्री हॉस्पिटल, UTI, MRS। देखिए तो हॉस्पिटल से तो भाई कोई भी इन्फेक्शन मिल सकता है, बात समझ लीजिए, कोई भी इन्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे है प्री हॉस्पिटल UTI। तो प्री हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि हॉस्पिटल से पहले ही UTI हो रखा है, ठीक है। तो जब हॉस्पिटल से पहले है तो हॉस्पिटल की तो बात छोड़ दीजिए, तो यही जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाकी निमोनिया भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से हो सकता है व्यक्ति को, वाउंड घाव में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। आगे है अस्पताल में प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है, तो भाई अभी तो मैंने बताया
अभी तो मैंने बताया नोजोकोमियल संक्रमण या इसी को एक्वायर्ड हॉस्पिटल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, जो अस्पताल जनित संक्रमण होता है। बिना सुई वाली सिरिंज कहाँ जाएगी, तो बिना जो सुई वाली सिरिंज होती है वो अपन व्हाइट वाला में जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं है, तो कॉटी, एसएसआई, वीएएफ, घर पर हुआ यूटीआई। तो भाई घर पर हुआ यूटीआई तो मतलब घर पर हुआ, हॉस्पिटल में तो हुआ नहीं, तो राइट आंसर यही होगा। आगे है बीएमडब्ल्यूएम नियम कब लागू हुए थे, तो बीएमडब्ल्यूएम नियम कब लागू हुए थे, 1998 में लागू हुए थे, ठीक है, बीएमडब्ल्यू एक्ट जो जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे है इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट के लिए जो है रंग कोड क्या होता है, तो इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट के लिए योलो जो है आपका होता है रंग कोड। इन्फेक्टेड ग्लास वेस्ट किस रंग में डालते हैं, तो ब्लू वाला में डालते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है मैक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण क्या है, मैक्रो मतलब जो भोजन में ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भोजन में हमें ज़्यादा मिलता है, बात समझ लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भोजन में बिल्कुल सूक्ष्म रूप में चाहिए, तो वो होता है आपका आयोडीन है, ठीक है, इनमें तो आयोडीन ही होगा ना, अगर विटामिन रहता तो यहाँ पे हम विटामिन सही मारते, बात समझ गए ना। आगे है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज का रोशनी है इसमें, राइट। विटामिन डी की कमी से क्या होता है भाई, रिकेट्स होगा, हड्डी का रोग होगा, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्यूनोन, ठीक है ना, फाइलोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे है यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसको ध्यान में रखना है, रेटिनॉल, ओके। आगे बढ़ता हूँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो इस प्रकार से मैं आपको आज जो है आप सभी के सामने मैंने 50 क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसे अच्छा से पढ़े होंगे, और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका रिवाइज करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।